एक बार की बात है, सोनापुर नामक गांव में दो अनाथ बहनें रहा करती थी, सपना और काजल। सपना काजल से बड़ी थी, इसलिए सपना के ऊपर अपनी छोटी बहन काजल की जिम्मेदारी थी और वह अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा भी रही थी। वो गांव के एक बुटीक पर काम किया करती थी। सपना को बहुत ही ज्यादा अच्छी सिलाई आया करती थी, लेकिन सपना को कभी भी उसके हुनर या उसकी मेहनत के ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। एक दिन काजल अपनी बहन से कहती है, दीदी मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मेरी पूरी नोटबुक भर चुकी है। अगर मैंने होमवर्क नहीं किया तो टीचर मेरी बहुत ज्यादा पिटाई करेंगी। दीदी मुझे कुछ पैसे चाहिए। काजल मेरी प्यारी बहन, मुझे पता है तुम्हें पैसों की जरूरत है, लेकिन अगर तुम कुछ समय के लिए रुक जाती तो अच्छा रहता। मुझे बस सैलरी मिलने ही वाली है। मुझे तुम्हारी टीचर का भी फोन आया था, बहुत बातें सुना रही थी। 2 महीने से फीस जमा नहीं की ना, इसलिए। और मेरी बुटीक मालकिन बहुत ही ज्यादा कंजूस है, मुझसे इतना ज्यादा काम लेती है, लेकिन जब भी पैसे मांगती हूँ टाल देती हैं। सपना काजल को दिलासा देकर अगले दिन काम करने चली जाती है और शाम तक सिलाई कर कर बुटीक मालकिन निर्मला के पास जाती है और उनसे कहती है, मैम अगर आप मुझे सैलरी दे देती तो मैं मेरी बहन की स्कूल की फीस भी जमा कर देती और उसकी छोटी मोटी जरूरतों को भी पूरा कर देती। घर का भी राशन खत्म हो चुका है। अगर आप मुझे मेरी सैलरी दे दोगी तो बहुत अच्छा रहेगा। आप रोजाना कल कल कहती रहती हैं। मैम प्लीज मेरी मजबूरी को समझिए और मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। यह क्या सपना, जब देखो भिखारियों की तरह मेरे आगे हाथ फैलाती रहती हो। मैम पैसे दे दो, मैम पैसे दे दो। तुम्हारी रोज रोज की चिक चिक सुनकर मैं परेशान हो चुकी हूँ। तुम जैसी गरीब अनाथ की तो परेशानी कभी खत्म होती ही नहीं है। कल से मेरे बुटीक पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। मेरा मूड सारा खराब कर दिया। मगर मैम मेरे 2 महीने की मेहनत के पैसे वो भी नहीं देंगी, यह तो गलत बात है। आप एक गरीब लड़की के ऊपर अत्याचार कर रही हैं, उसके पेट पर लात मार रही हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी मेहनत के तो पैसे मुझे दे दीजिए। अब तू जाती है या नहीं, या फिर मैं तुझे धक्के मार के निकालूं? तू मुझे जानती नहीं है। अगर तूने मेरे सामने ज्यादा बक की तो तेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर तुझे पुलिस के भी हवाले कर सकती हूँ। इसलिए तेरा फायदा इसी में है, चुपचाप यहाँ से 9-2-11 हो जा। बेचारी सपना निर्मला से डर जाती है और वो अपनी मेहनत की 2 महीने की कमाई छोड़कर आ जाती है और एक जगह बैठकर बहुत रोती है। अब मैं काजल को क्या जवाब दूंगी? थोड़े बहुत जो पैसे जोड़ के रखे थे वो 2 महीने के खर्चे में खर्च हो गए। अब तो राशन भी खत्म हो गया। काजल ने मुझसे नोटबुक के लिए पैसे मांगे थे और अब मुझे मेरी बहन से ये कहना पड़ेगा वो स्कूल नहीं जा सकती। उससे और मुझे अब दाने दाने के लिए तरसना पड़ेगा। इतनी जल्दी मुझे नौकरी कहाँ से मिलेगी? हे ऊपर वाले, तुझे हम जैसे गरीब ही नजर आते हैं दुखी और परेशान करने के लिए, तो हमारे ऊपर रहम क्यों नहीं करता? बचपन में ही हमसे हमारे माता पिता छीन लिए और उसके बाद भी परेशानियों पर परेशानियां देता ही रहता है। हम गरीब बहनों के ऊपर थोड़ा तो रहम कर। मैं मेरी बहन को क्या खिलाऊंगी? ऐसा सोचकर सपना बहुत रो रही थी कि तभी एक अमीर औरत खाने की थालियां गरीब लोगों में बांट रही थी। सपना तुरंत अमीर औरत के पास जाती है तो उसके पास सिर्फ एक ही थाली बची थी और वह उस औरत से वह थाली लेकर घर आ जाती है और काजल को खाने के लिए देती है। काजल खाना खा रही थी और वह अपनी बहन से कहती है, दीदी यह खाना तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। कितने दिन बाद इतना ज्यादा स्वादिष्ट खाना खाने के लिए मिल रहा है। दीदी आपकी सैलरी कब मिलेगी? घर का राशन खत्म हो चुका है। अरे मैं तो मजे मजे में खाती जा रही हूँ, आपसे तो पूछ ही नहीं रही। दीदी आप क्यों नहीं खा रही? आइए मेरे साथ खा लीजिए। अरे नहीं नहीं काजल, तुम खाओ। मुझे भूख लगी थी तो मैंने अपनी थाली बाहर खा ली थी और तुम्हारे हिस्से की यहाँ लेकर आ गई। अब मैं एक कण का दाना भी नहीं खा सकती क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा खा रखा है। पेट बिल्कुल फुल है, अगर कुछ भी खाया तो पेट फट जाएगा। अगर तुमसे कुछ बचता है तो अपने लिए कल के लिए रख देना, ठीक है? ठीक है दीदी, खाना तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, मैं कल के लिए रख देती हूँ।
ऐसा कहकर काजल जो खाना बचता है वह अपने लिए कल के लिए रख देती है और बेचारी सपना अपनी बहन के लिए भूखी रहती है ताकि उसकी बहन को खाना मिलता रहे और वो आंखों में आंसू लेकर सो जाती है और अगले दिन काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। तभी सपना की नजर एक बुटीक के ऊपर जाती है। वो गांव में अभी नया नया खुला था और वह उस बुटीक के अंदर जाती है और उनसे नौकरी मांगती है। तभी वह बुटीक मालकिन सुजाता कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने इस गांव में नया बुटीक खोला है और मुझे एक अच्छे डिजाइनर की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर तुम सुंदर सुंदर लहंगे बना सकती हो तो तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी और पैसों की तो तुम चिंता बिल्कुल मत करना, तुम्हें एडवांस पैसे मिलेंगे। अगर तुम्हारे बनाए हुए लहंगे मुझे पसंद आ गए तो मुझे एक लहंगा बनाकर दिखा सकती हो। बुटीक मालकिन सुजाता के इतना कहते ही सपना सिलाई मशीन पर बैठ जाती है और बहुत मेहनत और लगन से एक बहुत सुंदर लहंगा सिलकर तैयार करती है, जिसे देखकर बुटीक मालकिन दंग रह जाती है और वो तुरंत उसे नौकरी दे देती हैं और एडवांस पैसे भी। अब सपना अपने घर के लिए बहुत सारा राशन लेकर जाती है और दोनों बहनें स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाकर खाती हैं। सपना काजल की स्कूल की फीस भी जमा कर देती है और उसे जो पैसों की जरूरत थी वो पैसे भी दे देती है। सपना और काजल की जिंदगी पहले से थोड़ी बेहतर हो जाती है। सपना को उसकी मेहनत के पैसे मिल रहे थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। सपना की वजह से सुजाता के बुटीक का बहुत ही ज्यादा नाम हो रहा था और जहाँ पर सपना पहले काम किया करती थी, निर्मला के बुटीक का बिल्कुल नाम खत्म हो चुका था, क्योंकि उसका बुटीक का नाम भी सपना की वजह से ही चलता था। देखो तो उस सुजाता का बुटीक कितना ज्यादा चल रहा है, एक के बाद एक कस्टमर आता ही रहता है और सिर्फ हमारे ही गांव से नहीं, दूर दूर के गांव से भी इसके पास लहंगे सिलवाने आते हैं। पता नहीं इस सुजाता की बच्ची का इतना नाम क्यों हो रहा है। अभी बुटीक खोले हुए ज्यादा दिन भी नहीं हुए और नाम तो देखो आसमान छू रहा है, आसमान। और मैं इतने दिन से यहाँ पर काम कर रही हूँ लेकिन मक्खियाँ मार रही हूँ। मालकिन, छोटा मुंह बड़ी बात, आपके यहाँ का हीरा उसके यहाँ पर काम कर रहा है। सपना, आप जानते नहीं है वो कितनी अच्छी डिजाइनर है, उसी की वजह से तो यहाँ पर इतने ज्यादा कस्टमर आते थे, लेकिन आपने उसे नौकरी से निकाल दिया तो उसने वहाँ जाकर काम करना शुरू कर दिया। बस इसलिए सुजाता की बुटीक का इतना ज्यादा नाम हो रहा है। ओहो, अच्छा तो ये सब कुछ उस अनाथ गरीब की वजह से हो रहा है। मैं भी देखती हूँ कि वह सपना की बच्ची वहाँ पर कितने दिन तक काम करती है। उसे मैंने धक्के मारकर वहाँ से ना निकलवा दिया तो मेरा नाम भी निर्मला नहीं और वो मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। ऐसा सोचकर निर्मला बेचारी सपना गरीब को बर्बाद करने का सोच लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुजाता सपना से कहती है, सपना बेटा, तुम्हारे डिजाइन किए गए लहंगे कस्टमर को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहे हैं और तुम जानती हो हमारे यहाँ की जमींदार की पत्नी को तुम्हारे लहंगे बहुत पसंद आए। उनके यहाँ शादी है इसलिए उन्होंने सभी लहंगों का ऑर्डर हमारे यहाँ दिया है। सपना बेटा, तुम्हें बहुत मेहनत से यूनिक और अच्छे डिजाइन के लहंगे बनाने हैं और यह ऑर्डर अगर अच्छा चला गया तो हमारा बहुत नाम होगा, हमें बहुत ज्यादा काम मिलेगा। तुम 2 दिन में 4 लहंगे बना तो दोगी ना? मैम, मैं रात दिन मेहनत करूंगी और एक से बढ़कर एक यूनिक और अच्छे डिजाइन का लहंगा बनाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। मगर मैम, मुझे आपसे कुछ चाहिए था। हाँ हाँ बोलो, तुम बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैम, मेरी छोटी बहन काजल का कल जन्मदिन है। आपको तो पता ही है हम दोनों बहनों का इस दुनिया में कोई नहीं है। काजल मुझे ही सब कुछ मानती है, माँ भी पिता भी, इसलिए मैं चाहती हूँ उसका जन्मदिन मैं बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करूँ। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मैं उसके जन्मदिन पर उसे हर खुशी देना चाहती हूँ। ठीक है सपना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, पैसों की चिंता मत करो। लेकिन बेटा, अपनी बहन के जन्मदिन सेलिब्रेट करने के चक्कर में लहंगे बनाना मत भूल जाना और जब लहंगे तैयार हो जाए तो तुम उन्हें जमींदार के यहाँ पर पहुँचा देना। मुझे काम के सिलसिले से मुंबई जाना है, ठीक है? सपना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वो बहुत मेहनत से अच्छे अच्छे डिजाइन के लहंगे बनाती है और अपनी बहन के जन्मदिन के लिए सारी तैयारियां करती है। उसके सभी दोस्तों को बुलाती है, बहुत बड़ा केक मंगाती है और उसके लिए बहुत सुंदर ड्रेस भी तैयार करती है। काजल यह सब देखकर बहुत खुश होती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करती है और अपनी बहन से कहती है,
सच में दीदी, आप दुनिया की सबसे सबसे अच्छी बहन है। आपने मुझे कभी भी माँ पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दी और आज आपने मेरा इतना ही धूमधाम से जन्मदिन सेलिब्रेट किया। सच में मैं तो हैरान ही हो गई। आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। अच्छा, अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारा ऐसा ही ख्याल रखती रहूंगी। अब तुमने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर लिया है, मुझे काम करने दो। लहंगे भी बनाने हैं, वो बहुत ही अर्जेंट हैं। ऐसा कहकर सपना अपना काम करना शुरू कर देती है। वह बुटीक पर भी काम करती और घर पर भी बिल्कुल भी सोती नहीं है और 2 दिन के अंदर अंदर बहुत सुंदर 4 लहंगे बनाकर तैयार कर देती है। निर्मला ने सपना के ऊपर नजर रख रखी थी और जैसे ही लहंगे बनकर तैयार होते हैं वो सभी लहंगे जला देती है और ऐसा कर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अगले दिन जब सपना बुटीक पर जाती है और वह लहंगे जलते हुए देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पीछे से सुजाता भी आ जाती है और वह यह सब नजारा देखकर गुस्से से लाल पीली हो जाती है और सपना को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, सपना, यह मैं क्या देख रही हूँ? मेरे बुटीक में आग क्यों लग रही है? और तुमने जमींदार के यहाँ अभी तक लहंगे भी नहीं पहुँचाए। उनके यहाँ से फोन आ रहा है, कल शादी है। मेरे पीछे यहाँ क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सपना, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मैम, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, यह सब कुछ कैसे हो गया। मैंने तो बहुत सुंदर लहंगे बनाकर तैयार किए थे और आज उन्हें देने ही चाह रही थी, लेकिन यह सब देखकर मैं खुद हैरान हूँ। मैंने बहुत मेहनत से लहंगे बनाए थे, मेरी बात का विश्वास कीजिए। सुजाता, मैं तुम्हें बताती हूँ, इस मासूम चेहरे के ऊपर मत जाना। ये बहुत ही चालाक और चतुर लड़की है। पहले मेरे यहाँ पर काम करती थी, लेकिन इसने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया, इसलिए मैंने इसे धक्के मारकर निकाल दिया। वरना तुम्हें बताओ, इतनी अच्छी डिजाइनर को मैं क्यों निकालती। अब इसने ऐसा तुम्हारे साथ किया जैसे इसने मेरे साथ किया था। पता नहीं, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये हम जैसी अच्छी बुटीक वालियों के साथ ऐसा क्यों करती है। इसकी हमसे क्या दुश्मनी है? सुजाता मैम, यह औरत बहुत छोटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि इसने तो मेरी 2 महीने की मेहनत की कमाई भी नहीं दी, वो भी इसने अपने पास रख ली। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो आपको बर्बाद करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। सपना, अब मैंने तेरा असली चेहरा देख लिया है। मैं जितनी अच्छी हूँ उतनी बुरी भी हूँ। मैंने तेरे साथ कभी बुरा नहीं किया और तूने मेरे साथ इतना बुरा किया। अगर मुझे कल तक 10 लाख रुपए नहीं मिले तो मैं तुझे और तेरी बहन को सलाखों के पीछे पहुँचा दूंगी और वो मुझे नहीं पता कि तू कहाँ से लाकर देगी। मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। यह सुनकर सपना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि वह 10 लाख रुपए वो भी कल तक कहाँ से लेकर आएगी। वो सुजाता के सामने बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन सुजाता उसकी एक नहीं सुनती। निर्मला जैसा चाहती थी वैसा हो जाता है और वह बहुत खुश होती है। सपना उदास होकर अपने घर जा रही थी और वह बस उदास मन से चले जा रही थी और वह एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। वहां पर 3 लहंगे चमचमा रहे थे। एक सोने की तरह चमक रहा था, दूसरा हीरे की तरह चमक रहा था और तीसरा चांदी की तरह चमक रहा था। तीनों लहंगों को देखकर सपना कहती है, अरे यह मैं चलते चलते कहाँ आ गई। मैं कहाँ पर हूँ? यह बगीचा कितना ज्यादा सुंदर है और इस बगीचे में यह सुंदर 3 लहंगे और तीनों ही लहंगे इतने ज्यादा महंगे। एक सोने का, दूसरा चांदी का और तीसरा हीरे का। अगर मैं यह तीनों लहंगे अपने साथ ले जाऊं तो मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिल जाएंगे और उसके बाद मैं सुजाता मैम के सभी पैसे लौटा दूंगी। फिर वो मुझे और मेरी बहन को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाएंगी। अरे सपना, तुम पागल हो? ऐसा क्यों सोच रही हो? यह गलत बात है। पता नहीं यह किस बेचारे के होंगे। मैं अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान नहीं कर सकती। मुझे ये लहंगे अपने साथ नहीं लेकर जाने चाहिए। ऐसा सोचकर सपना वहाँ से उन तीनों चमकते हुए लहंगों को छोड़कर आने लगती है कि तभी उसके सामने एक बहुत सुंदर परी आ जाती है और वो सपना से कहती है, सपना, तुम परी के जादू 3 लहंगे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। यह तुम्हारे हैं, इन्हें तुम अपने साथ लेकर जाओ। मेरी आंखों के सामने इतनी ज्यादा सुंदर परी, मैं सच में परी को देख रही हूँ। मैंने तो बस बचपन में अपनी माँ से सुना था जब वो मुझे परियों की कहानियाँ सुनाया करती थी, लेकिन सच में मेरे सामने इतनी ज्यादा सुंदर परी आ गई। यह तो कहानी से भी ज्यादा सुंदर है। परी जी, यह आपके जादुई लहंगे हैं, मगर यह मैं कैसे लेकर जा सकती हूँ? सपना,
मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। मैं हमेशा इसी तरह पृथ्वी के अच्छे, नेक और जिनके मन में लालच नहीं होता उनकी ऐसे ही मदद करती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुम्हें पैसों की कितनी ज्यादा जरूरत थी, लेकिन फिर भी तुमने इन लहंगों को देखकर लालच नहीं किया, इन्हें अपने साथ नहीं लेकर गई। इसलिए यह मेरे लहंगे तुम्हारे हैं। एक लहंगे से तुम्हें सोना मिलेगा और हीरे वाले लहंगे से तुम्हें हीरे और चांदी वाले लहंगे से तुम्हें अपनी सुजाता मैम को सच्चाई दिखानी है कि तुम बेगुनाह हो, तुमने कुछ भी नहीं किया। मेरे जादू 3 लहंगों की मदद से तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। परी की बातें सुनकर सपना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वह परी को धन्यवाद कहती है और जादू 3 लहंगे लेकर अपने घर आ जाती है और उसमें से चांदी वाला लहंगा सुजाता के पास लेकर जाती है और उससे कहती है, मैम, मैंने आपको बर्बाद करने के बारे में कभी नहीं सोचा। आप तो मेरी माँ समान थी, लेकिन आपने मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया। आप इस जादू चांदी के लहंगे पर एक बार हाथ रखिए और उसके बाद आपको सच्चाई पता चल जाएगी कि किसने आपको बर्बाद करना चाहा। सुजाता जैसे ही जादू चांदी के लहंगे पर हाथ लगाती है तो उसे सब नजर आ जाता है कि किस तरह सपना ने रात दिन मेहनत कर कर डिजाइनर लहंगे तैयार किए थे और किस तरह निर्मला ने उसकी मेहनत को आग के हवाले किया था। सुजाता को सच्चाई पता चल जाती है और वह सपना से माफी मांगती है और उसके बाद निर्मला को पुलिस के हवाले करा देती है। निर्मला को उसके बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और सपना को उसके अच्छे स्वभाव और नेक दिल की वजह से परी के जादू 3 लहंगे मिलते हैं, जिनकी मदद से वह अपनी बहन के साथ एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करती है। अब उसकी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और वह अपने साथ साथ गरीब और परेशान लोगों की भी बहुत मदद करती है। एक बार की बात है, सोनापुर नामक गांव में एक गरीब विधवा रहा करती थी। कुछ समय पहले ही उसके पति का एक सड़क हादसे में निधन हो गया था। बेचारी सुमित्रा बिल्कुल अकेली रह जाती है। उसकी कोई संतान भी नहीं थी। सुमित्रा अपना पालन पोषण करने के लिए मजदूरी क्या करती थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन सुमित्रा काम करके घर वापस आ रही थी कि तभी वो देखती है कि जंगल में एक पेड़ के पास एक मासूम बच्ची बहुत जोर जोर से रो रही है और उसके आसपास भी कोई नहीं है। सुमित्रा तुरंत उस बच्ची के पास जाती है, उसे गोद में उठाती है और उसकी तरफ देखकर कहती है, अरे कितनी प्यारी बच्ची है, पता नहीं वह कौन बदनसीब है जो इसे यहाँ पर छोड़कर चला गया। प्यारी बेटी, रो मत, तुम तो बहुत प्यारी हो। मैं तुम्हारा नाम आराध्या रखती हूँ। आज से तुम मेरी बेटी हो। आराध्या बेटी, मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगी, चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर सुमित्रा उस नवजात बच्ची को अपने साथ लेकर घर आ जाती है। सुमित्रा के पास अपने खाने के लिए ही पैसे नहीं थे। अब उसके ऊपर एक और जिम्मेदारी आ जाती है। सुमित्रा अब और भी ज्यादा मेहनत करने लगी थी। आराध्या भी सुमित्रा से बहुत प्यार करती थी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे की जिंदगी थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। सुमित्रा आराध्या का स्कूल में एडमिशन भी करा देती है। आराध्या पढ़ाई में बहुत होशियार थी। सभी टीचर्स उसकी बहुत तारीफ किया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन क्लास टीचर सभी बच्चों से कहती हैं, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी को यह जानकर अत्यंत खुशी होगी कि हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ा फैशन शो होने वाला है और जो भी इस फैशन शो कंपटीशन में जीतेगा उसे पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे और स्कूल से स्कॉलरशिप भी मिलेगी। इसलिए आप सभी इस फैशन शो कंपटीशन में दिल और जान से मेहनत करना, ठीक है? टीचर ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती हैं। तभी स्कूल की लड़कियाँ आपस में बातें करने लग जाती हैं कि वो फैशन शो कंपटीशन में क्या क्या ड्रेस पहनकर आने वाली हैं। सब आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन बेचारी आराध्या चुपचाप सबसे अलग एक तरफ बैठी थी। तभी स्कूल की एक घमंडी और अमीर लड़की आराध्या का मजाक उड़ाते हुए उससे कहती है, गरीब, तो इस फैशन शो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकती। क्यों दोस्तों, मैं सही कह रही हूँ ना? क्योंकि बेचारी के पास तो स्कूल में पहनने वाली ड्रेस भी अच्छी नहीं है, कितनी गंदी फटी हुई है। इसके पास अच्छे कपड़े कहाँ होंगे जो यह कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके? बेचारी गरीब। आराध्या एक तो पहले ही बहुत ज्यादा परेशान थी और ऊपर से स्कूल की सभी लड़कियां उसे गरीब गरीब कहकर और भी ज्यादा चिढ़ा रही थी। छुट्टी हो जाने के बाद आराध्या घर जाकर अपनी माँ से कहती है,
मम्मी मम्मी, हम इतने ज्यादा गरीब क्यों हैं? अब तो मैं थक चुकी हूँ, रोज रोज अपनी बेइज्जती कराते कराते मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मम्मी, आप तो कह रही थी कि आप मुझे एक नई फ्रॉक दिलाएंगी, लेकिन उस बात को भी 2 महीने हो गए, आपने मुझे अभी तक एक फ्रॉक भी नहीं दिलाई। मम्मी, आपको पता है हमारे स्कूल में बहुत बड़ा फैशन शो कंपटीशन होने वाला है और जो भी उस कंपटीशन को जीतेगा उसे पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन मैं तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकती क्योंकि मेरे पास अच्छी ड्रेस भी नहीं है। स्कूल की सभी लड़के मेरे ऊपर हंस रही थी, मेरा मजाक उड़ा रही थी। मम्मी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं तुम्हें एक साधारण जीवन कहाँ दे पा रही हूँ। तुम्हारे स्कूल की फीस, तुम्हें 2 समय का खाना खिलाना ही मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाता है। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बच्ची, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें एक साधारण जीवन भी नहीं दे पा रही। सुमित्रा सिर्फ इतना ही कह पाती है और वो तुरंत चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। सुमित्रा को बेहोश देखकर आराध्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो तुरंत पास के डॉक्टर को बुलाती है। तो डॉक्टर सुमित्रा का चेकअप कर उससे कहती हैं, देखो बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यह बीमार हैं और यह बीमार होकर भी काम करती हैं। इनका इलाज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये कोई काम नहीं कर सकती, इन्हें तुम्हें बड़े हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए, वरना तुम्हारी माँ बच नहीं पाएंगी। डॉक्टर की यह बातें सुनकर आराध्या घबरा जाती है और वो मन ही मन सोचती है, अगर मैं फैशन शो जीत जाऊं तो मुझे पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे और मैं माँ का इलाज अच्छी तरह से करा सकती हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे अच्छी ड्रेस चाहिए। अरे माँ की साड़ी कितनी सुंदर है, इसी से कोई ड्रेस बनाने की कोशिश करती हूँ। ऐसा सोचकर आराध्या सिलाई मशीन पर बैठ जाती है और अपनी माँ की पुरानी साड़ी लेती है और वह ड्रेस बनाने की कोशिश करती है। पूरी रात कड़ी मेहनत करने के बाद सुबह आराध्या अपने हाथों से तैयार की गई ड्रेस देखती है तो उसे विश्वास ही नहीं होता। यह ड्रेस बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और 2 दिन बाद स्कूल में फैशन शो कंपटीशन शुरू हो जाता है। अमीर अमीर लड़कियां सुंदर सुंदर महंगी महंगी ब्रांडेड ड्रेस पहनकर आती हैं और आराध्या अपनी माँ की पुरानी साड़ी से तैयार की गई ड्रेस पहनकर आती है। आराध्या उस ड्रेस में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। एक एक करके सभी लड़कियां फैशन शो करती हैं, लेकिन जब आराध्या इस स्टेज पर जाती है तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसकी ड्रेस बहुत ही ज्यादा चमक रही थी और अंत में आराध्या ही फैशन शो कंपटीशन जीतती है। उसे 1 लाख रुपए मिल जाते हैं और वह अपनी माँ का इलाज बहुत बड़े हॉस्पिटल में कराती है। कुछ दिन बाद पड़ोस की कुछ लड़कियाँ आराध्या के पास आती हैं और उससे कहती हैं, आराध्या, तुम बहुत सुंदर कपड़े बनाती हो। तुम्हारे हाथ के बने कपड़े लगते ही नहीं कि वह तुमने बनाए हैं, बड़े डिजाइनर के लगते हैं। क्या तुम मेरी शादी की ड्रेस बना सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तो मेरे पास एक के बाद एक ड्रेस आती ही रहती है। तुम सभी ने मुझे दर्जी बना दिया, लेकिन मुझे तुम सभी के कपड़े बनाकर बहुत अच्छा लगता है। कम से कम मेरे इस हुनर से मेरी माँ का इलाज अच्छी तरह से हो गया और मैं मेरी माँ का ख्याल अच्छी तरह से रख पा रही हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ड्रेस बहुत सुंदर बना दूंगी। इस तरह आराध्या पूरे गांव में दर्जी आराध्या के नाम से बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। आराध्या 18 वर्ष की होने वाली थी। वो अपना यह जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाना चाहती थी। अपने जन्मदिन के लिए अपने हाथ से बहुत सुंदर ड्रेस तैयार करती है। सुमित्रा भी आराध्या के जन्मदिन की बहुत अच्छे से तैयारियां करती है, घर को बहुत अच्छी तरह सजाती है। और अब वह दिन आ जाता है जिस दिन आराध्या का जन्मदिन था। पड़ोस की सभी लड़कियां औरतें आती हैं। आराध्या अपने हाथ से तैयार की गई ड्रेस पहनती है और वह जैसे ही केक काटने वाली होती है तभी वहाँ पर एक परी आ जाती है और वो आराध्या से कहती है, आराध्या बेटा, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। यह आप क्या कह रही हैं? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मेरी माँ ये है सुमित्रा माँ। आप मेरी माँ हो ही नहीं सकती। अगर आप परी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कह सकती हैं। आप मेरी माँ हो ही नहीं सकती। चली जाइए यहाँ से, चली जाइए। आज मेरा जन्मदिन है और मैं इस दिन को खराब करना नहीं चाहती। सुमित्रा,
मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी कि तुमने मेरी बेटी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार दिया, उसे ममता की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन सुमित्रा, अब आराध्या को सच बता दो, मैं मेरी बेटी को वापस ले जाने आई हूँ। मैं उससे परीलोक लेकर जाना चाहती हूँ। उसे सच बता दो सुमित्रा। आराध्या बेटा, यह परी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम मुझे पेड़ के नीचे रोते हुए मिली थी और उसी समय मैंने तुम्हें अपनी बेटी मान लिया था और तुम्हें कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। यह सच है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। माँ सिर्फ जन्म देने से माँ नहीं कहलाई जाती। यह मेरी माँ कैसे हो सकती हैं, जिन्होंने मुझे जन्म देते ही अपने आप से दूर कर दिया। आपने मेरी परवरिश की है, सुख दुख में मेरे साथ रही हैं। आप मेरी माँ है। ऐसी इनकी क्या मजबूरी थी, जिन्होंने मुझे जन्म देते ही अपने आप से अलग कर दिया। आज मुझे लेने क्यों आई हैं? आराध्या बेटा, यह कहानी बहुत लंबी है। मेरी मजबूरी थी जो मैंने तुम्हें अपने आप से अलग किया, वरना कौन माँ अपने बच्चे को अपने आप से अलग करती है। मैंने पृथ्वी के एक आम इंसान से शादी कर ली थी। जब हमारी परियों की रानी परिमा को यह पता चला तो उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मेरी पहली संतान परी नहीं होगी और मुझे तुमसे 18 साल तक अलग रहना होगा, तभी वो मुझे परीलोक में रहने की अनुमति दे सकती हैं, वरना नहीं। और मैं परीलोक के बाहर नहीं रह सकती थी। इसलिए जब तुम इस दुनिया में आई तो तुम्हें और तुम्हारे पिता को मुझे पृथ्वी पर छोड़कर परीलोक में अकेला रहना पड़ा। तुम्हारे पिता तुम्हारा कुछ दिन ही पालन पोषण कर पाए और वो भी तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए। अगर सुमित्रा न होती तो पता नहीं मेरी प्यारी बच्ची तुम्हारा क्या होता। मुझे माफ कर दो बेटा, अब तुम्हें मेरे साथ परीलोक चलना होगा। मेरे साथ चलो बेटा। आराध्या बेटा, तुम्हें अपनी माँ के साथ जाना चाहिए। जब तुम्हारा दिल करे मुझसे मिलने पृथ्वी पर आ जाना। तुम हमेशा मेरी बेटी रहोगी, ठीक है? लेकिन तुम्हें इस समय अपनी माँ के साथ जाना होगा। आराध्या सुमित्रा को मना नहीं कर पाती और वो परी के साथ पृथ्वी से परीलोक चली जाती है। कावेरी परी अपनी बेटी आराध्या को परीलोक लेकर आ जाती है। तभी वहाँ पर परियों की रानी परिमा आती हैं और वो कावेरी परी से कहती हैं, कावेरी परी, तुम अपनी बेटी को पृथ्वी से तो लेकर यहाँ आ गई हो, लेकिन तुम अपनी जादुई शक्तियों से अपनी बेटी को कुछ नहीं दोगी। वो अपना पालन पोषण खुद करेगी। समझ में आ रही है? तुम जानती हो ना कि तुमने कितना बड़ा पाप किया है। तुम हमारे परीलोक की सबसे अच्छी परी थी और तुमने ही हमारे नियम तोड़े। इसकी सजा तुम्हारी बेटी को तो मिलेगी ही। ऐसा कहकर रानी परिमा वहां से चली जाती हैं। आराध्या बहुत अच्छी सिलाई जानती थी, इसलिए उसे परीलोक में कोई भी परेशानी नहीं होती। वो परियों की ड्रेस बनाकर अपना पालन पोषण कर रही थी, लेकिन वहां की कुछ परियां आराध्या परी को चैन से जीने नहीं दे रही थी। वह उसे परी की दर्जी बेटी कह कहकर चिढ़ाया करती थी। देखो तो है तो परी की बेटी, लेकिन बेचारी के पास कोई भी जादुई शक्तियां नहीं है। आम इंसान। बेचारी को हमारे कपड़े सिल कर 2 समय का खाना नसीब होता है। वैसे उसकी माँ ने गलती ही ऐसी की थी जो उसकी माँ और इसे दोनों को सजा मिल रही है। परी की दर्जी बेटी। परी की दर्जी बेटी। आराध्या किसी को कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप अपना काम करती रहती है। कावेरी परी को अपनी बेटी के लिए बहुत बुरा लगता था कि वह एक परी की बेटी होकर दर्जी का काम कर रही है, लोगों के कपड़े बना रही है। वो अंदर ही अंदर अपनी बेटी की वजह से बहुत दुखी रहती थी। आराध्या को अपनी माँ की दुख तकलीफ समझ में आ रही थी। जब एक दिन कावेरी परी अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हो रही थी तो आराध्या अपनी माँ से कहती है, माँ, आप मेरी वजह से इतनी परेशान मत होइए। आप हमेशा रोती रहती हैं। अगर मैं आपकी बेटी होकर कपड़े सिलती हूँ तो इसमें बुरा क्या है? बेटा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब सब तुम्हें परी की दर्जी बेटी कहकर पुकारते हैं। तुम परी की बेटी हो, तुम्हारे पास जादू शक्तियाँ होनी चाहिए थी, लेकिन मेरे पापों की सजा तुम्हें मिल रही है। मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हें पृथ्वी पर भी नहीं भेज सकती क्योंकि सुमित्रा भी अब इस दुनिया में नहीं रही। परीलोक में तुम्हारा इतना अपमान देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आराध्या अपनी माँ को दिलासा देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन पड़ोस की परियों की रानी परी, जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर थी, वो यहाँ आती हैं। उन्हें देखकर सभी परियां परिमा उनके स्वागत के लिए खड़ी हो जाती हैं। उनका बहुत दूर दूर तक नाम था। तभी परिमा सर्वश्रेष्ठ ताकतवर रानी परी से कहती हैं,
आपका हमारे परीलोक में बहुत बहुत स्वागत है। हम बहुत किस्मत वाले हैं कि आपके दर्शन हमें हुए। अगर आपको कोई काम था तो अपने परीलोक हमें बुला लिया होता, हम वहां आ जाते। बताइए आपको हम जैसी गरीब परियों से क्या काम है? हमें सबसे अलग बहुत सुंदर एक ड्रेस बनवानी है। हमने सुना है कि पृथ्वी से एक लड़की आई है जो तुम्हारी ही परी की बेटी है। वह बहुत अच्छी सिलाई जानती है। परीलोक में उसका बहुत नाम है, बहुत दूर तक उसके चर्चे हैं। बस हमें उस लड़की से अपनी ड्रेस बनवानी है। अगर हमें ड्रेस पसंद आ गई तो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे परीलोक को क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं। यह तो हमारे सौभाग्य की बात होगी कि हमें आपके लिए काम करने का मौका मिल रहा है। आप निश्चिंत रहिए, आपको बहुत सुंदर ड्रेस मिल जाएगी। रानी परी अपने परीलोक वापस चली जाती हैं। तभी परिमा कावेरी परी और आराध्या को अपने महल में बुलाती हैं और वो आराध्या से कहती हैं, आराध्या, हमारे परीलोक की नाक का सवाल है। तुम्हें एक बहुत सुंदर और बहुत अच्छी ड्रेस तैयार करनी है। अगर तुम अपने काम में सफल रही तो तुम्हें परी होने का दर्जा दिया जाएगा, तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ दी जाएंगी। लेकिन याद रहे, अगर तुम विफल हो गई तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को परीलोक से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। परिमा, आप निश्चिंत रहिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं सफल हो सकूं और मैं मेरी माँ की इज्जत परीलोक में पहले की तरह दोबारा से लौटा सकूं। ऐसा कहकर आराध्या अपने घर वापस आ जाती है और वो 1 महीना लगातार बहुत मेहनत करती है। बस सुंदर से सुंदर ड्रेस बनाना चाहती थी। 1 महीने की कड़ी मेहनत आराध्या की सफल हो जाती है। आराध्या एक बहुत सुंदर ड्रेस बनाकर तैयार करती है। आज से पहले ऐसी ड्रेस किसी ने देखी नहीं थी। रानी परी अपनी ड्रेस लेने आ जाती है और वो जब अपनी ड्रेस देखती हैं तो वह खुद चौंक जाती हैं। अद्भुत, अद्भुत, ऐसी ड्रेस तो हमने अपनी शक्तियों से भी कभी तैयार नहीं की, जैसी आम लड़की ने की है। सच में बेटा, तुमने तो चमत्कार ही कर दिया। परिमा, अब तुम्हारे परीलोक को 4 गुना शक्तियाँ दी जाती हैं। अब तुम्हारी सभी परियों के पास अलग अलग शक्तियाँ हैं। हमें यह ड्रेस बहुत पसंद आई, हमारा तो दिल ही खुश हो गया। रानी परी अपनी ड्रेस वहाँ से ले जाती हैं। आराध्या की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तभी परिमा सभी परियों को इकट्ठा करती हैं और वहाँ एक अनाउंसमेंट करती हैं, हमने जो कावेरी परी की बेटी को श्राप दिया था वो श्राप हम वापस लेते हैं। आराध्या आज के बाद मामूली से इंसान नहीं रहेगी, वो एक परी बनेगी। और हमने जो नियम बनाए थे वह भी हम बदलते हैं। जहाँ जिसकी मर्जी वो वहाँ शादी कर सकता है। अब किसी भी परी के ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी। यह अनाउंसमेंट सुनते ही सभी परियां बहुत ज्यादा खुश होती हैं और सबसे ज्यादा कावेरी परी खुश होती है कि उसकी बेटी भी परी बन गई। अब उसे कोई परी की दर्जी बेटी कहकर नहीं पुकारेगा। वो भी पूरे आत्मसम्मान के साथ परीलोक में अपनी माँ के साथ रह सकती है। आराध्या परी बनकर भी अपना काम नहीं छोड़ती। वह अपने हाथों से कपड़े बनाती है और सभी परियां खुशी खुशी उसके बने हुए कपड़े पहनती हैं और इस तरह सब परियां एक साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करती हैं।